Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video of optics, and the topic of today video is effect of translation. Effect of translation. Effect of translation and translation matrix. And translation मैट्रिक्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारी यूनिट का, और वो क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है, और फिर वहाँ से हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ लिया था कि ट्रांसलेशन क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज ना करे और स्ट्रेट लाइन में ही जिस मतलब डायरेक्शन में इंसिडेंट है उसी में ही क्या करे, ट्रैवल करे। ठीक है, और अपने मीडियम को भी चेंज ना करे। ठीक है, मतलब अपने पाथ से भी डेविएट ना हो और अपने मीडियम को अगर चेंज ना करे, उसी मीडियम में ट्रैवल करे, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो कैसी है आपकी एक ट्रांसलेशन। ठीक है, मतलब वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया कि मान लो ये आपका कोई सिस्टम है। ठीक है, ये मान लो आपकी रे है, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, मतलब ये पूरा एक मीडियम है। ठीक है, यूँ मान लो। ठीक है, ये कोई मीडियम था, इसमें ये कोई क्या है आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, इसमें दो पॉइंट कंसीडर कर लिए हमने, मान लो एक पॉइंट P लिया और एक पॉइंट Q लिया। तो P से Q में आपकी रे का क्या हो रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशन। ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं क्या है, म्यू, क्योंकि यहाँ पे भी मीडियम वही है और यहाँ पे भी मीडियम, थ्रू आउट ये मीडियम क्या है, वही सेम मीडियम है। ठीक है, तो अगर रे ऑफ लाइट क्या नहीं कर रही, अपने पाथ से भी डेविएट नहीं कर रही और साथ में क्या कर रही है, सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब P से Q तक रे का क्या हो रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट लिए P और Q। अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन का इफेक्ट क्या होता है और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे वहाँ से। ठीक है, तो देखो कल हमने इसके कोऑर्डिनेट निकालने सीख लिए थे। अगर हम P पॉइंट के, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इधर क्या है आपकी Y है। ठीक है, तो अगर आप कोऑर्डिनेट लिखो तो ये डिस्टेंस मान लो एक्स एक्सिस पे है ना इसकी, तो ये मान लो क्या है x1 है, ये इधर क्या है आपकी मान लो x2 है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये पैरेलल डिस्टेंस, ये जो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है आपकी कैपिटल D, मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो और क्या कहा था आपने कि सिमेट्रिक एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, ये एंगल क्या होता है, α1, और ये एंगल बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, सेम अब देखो, क्योंकि भाई आपकी ये वाला एंगल जो होगा, अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो α1 और α2 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि रे में कोई डेविएशन नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन में पाथ कर रही है, ट्रैवल कर रही है, और किस में है, ट्रांसलेशन में है, तो मतलब α1 और α2 क्या रहेंगे आपके, सेम। तो अगर आप कोऑर्डिनेट लिखो पॉइंट P के, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट लिखें किसके, ऑफ पॉइंट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते थे भाई, एक तो y1 मतलब एक तो y की फॉर्म में लिखते थे और एक अल्फा की टर्म में, है ना, बाद में लैम्डा में कन्वर्ट कर देते थे उसको। ठीक है, तो ये कैसे, ये डिस्टेंस मान लो ये कितनी है आपकी y1 डिस्टेंस है। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक ये कितनी है आपकी y2। तो पहला इसका कोऑर्डिनेट कौन सा लिखते हो, y1 वाला। P का कोऑर्डिनेट एक तो क्या हो जाएगा y1, और दूसरा क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और दूसरा उसका जो एंगल है वो क्या है, α1 है। ठीक है, यहाँ लिख दोगे α1 और α2 क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखते हो, हमने क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, है ना। ये तो कोऑर्डिनेट लिखने हम पहले उसमें लेक्चर में सीख चुके हैं। तो अब Q के कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, एक तो क्या है y2 और दूसरा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वही सेम है म्यू और α2, लेकिन α1 और α2 क्या है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू α1, यही हो जाएगा ना। ठीक है, यही होंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखो हमें तो क्या चाहिए, हमें मैट्रिक्स बनानी है ना। तो मैट्रिक्स किस फॉर्म में बनेगी, मैट्रिक्स भाई हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, देखो यहाँ से क्या हो रही है आपकी रे एंटर कर रही है, यहाँ से इमर्ज कर रही है, तो मतलब इधर तो हमेशा आउटपुट होती है। मैट्रिक्स फॉर्म अगर आपको बनानी हो तो कैसे होता है, इधर आउटपुट होती है इज इक्वल टू, इधर कोई मैट्रिक्स होती है और इधर इनपुट होती है। ठीक है, तो अब आउटपुट मतलब इधर क्या आना चाहिए आपका, एक तो आउटपुट में किस किस के कोड, एक तो y2 है और एक ये क्या हो जाएगा आपका λ2। चलो पहले α2 की फॉर्म में लिख लो, बाद में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, α1 α2। ठीक है, तो इधर क्या होगा, एक तो कोऑर्डिनेट y2 और एक λ2, इधर इनपुट में क्या होगा, एक y1 और एक λ1, क्योंकि म्यू α1 क्या बन जाता है λ1 और म्यू α2 क्या होता है आपका λ2।
2 होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो अब देखो पहले हम क्या करें, कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए, ठीक है। अब फिगर से देखो, अगर आपको y2 को एक्सप्रेस करना हो y1 की फॉर्म में, तो फ्रॉम फिगर से देखो हमारे पास क्या आएगा y2, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है किस तरीके से कि y2 इज इक्वल टू समथिंग y1 की फॉर्म में हो और λ2 इज इक्वल टू समथिंग λ1 की फॉर्म में हो, ठीक है। तो देखो अगर y2 को y1 के फॉर्म में लिखना है तो y2 इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस क्या कर दो, मतलब ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली, ये कोई पॉइंट नाम दे लो n, ठीक है। तो y2 क्या होगा आपका y1, तो ये वाली हो गई, प्लस साथ में क्या आएगा आपका qn, ठीक है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारा काम क्या क्या रह गया, qn फाइंड आउट करना। तो इन ट्राइंगल क्या बन गई आपकी PNQ, है ना। इसमें ये एंगल तो क्या है 90। अब देखो हम क्या निकाले भाई, हमें जो चीज़ पता है, एक तो हमें क्या चीज़ पता है, हमें निकालनी है QN निकालनी है, हमें क्या निकालनी है QN, तो ये तो डेफिनेटली यूज़ करेंगे। एक हमें ये चीज़ देखो PQ तो यूज़ नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने क्या पता है PN पता है ना। ये क्या है D, कैपिटल D डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेंजेंट ऑफ अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यही होता है ना। अब परपेंडिकुलर कितना है आपका QN डिवाइडेड बाय बेस कितना है आपका PN, ठीक है। हमें निकालना क्या था, QN निकालना था, तो QN यहाँ से क्या आ गया PN टेंजेंट अल्फा। अब PN कितना है D, कैपिटल D, तो D टेंजेंट ऑफ अल्फा हो गया, यही हुआ ना। अब हम क्या कहते हैं, सॉरी अल्फा 1 है ना एंगल, तो क्या आएगा टेंजेंट अल्फा 1 निकाला है हमने, ठीक है, D टेंजेंट अल्फा 1। अब आपको पता है कि हमने क्या कहते हैं यहाँ पे एंगल जो बनाती है पैरेक्शियल रे, वो कैसा बनाती है स्मॉल एंगल, तो लिखोगे टेंजेंट ऑफ अल्फा 1 इज नियरली इक्वल टू अल्फा 1, क्यों, बिकॉज अल्फा 1 इज वेरी स्मॉल, अल्फा 1 क्या है आपका बहुत ही स्मॉल है। तो इसका मतलब आपकी QN की वैल्यू क्या हो गई भाई, D अल्फा 1 हो गई, यही होगी। वेयर लिखोगे D क्या है आपकी, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q पैरेलल टू द एक्सिस, किसके पैरेलल, P और Q के बीच में डिस्टेंस, लेकिन कौन सी डिस्टेंस, आपकी पैरेलल डिस्टेंस, ठीक है, एक्सिस के, ठीक है भाई। अब तो इसका मतलब अब देखो आप y2 को क्या, अब y2 क्या बन जाएगी आपकी, सो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस क्या बन गया QN क्या आई आपकी D अल्फा 1 आ गई, ठीक है। अब देखो ठीक है, y2 इज इक्वल टू समथिंग हो गया y1 प्लस, अब इसको λ1 की फॉर्म में बनाएंगे। अब λ1 की फॉर्म में बनाने के लिए क्या कर दे, इसको म्यू से डिवाइड कर दे और म्यू से ही क्या कर दे हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखो इसको लिख दे y2 इज इक्वल टू y1 प्लस D अपॉन म्यू, और ये क्या हो गया म्यू अल्फा 1, और म्यू अल्फा 1 क्या है आपका λ1, है ना। तो इसका मतलब हमारी y2 क्या बन गई, देखो अब हमारी y2 इज इक्वल टू बन गई y1 प्लस D अपॉन म्यू और λ1 बन गए। एक इक्वेशन आ गई हमारी, एक तो आ गई। अब दूसरी और बनाएंगे, दूसरी कैसे बनाएंगे वो देखो। दूसरी हमें पता है क्या, λ1 अगर हम लिखें, λ1 क्या है हमारा म्यू अल्फा 1 है, और λ2 क्या है हमारा म्यू अल्फा 2, दूसरा कोऑर्डिनेट है ना। अब हमने कहा अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, λ1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी म्यू अल्फा 1, और λ2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी म्यू अल्फा 1। तो इसका मतलब λ1 इक्वल टू किसके हो गया, λ2 के इक्वल हो गया, है ना। हमें तो क्या चाहिए, हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे, मतलब λ2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, देखो दोनों इक्वेशंस को सेम बनाएंगे। देखो अब क्या करेंगे हम, हमारा यहाँ पे तो क्या आया y2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया λ2, मतलब आउटपुट तो आ गई, क्योंकि आउटपुट में तो दो ही कोऑर्डिनेट थे, आउटपुट के कोऑर्डिनेट क्या थे λ2 और y2 और λ2 थे, और इनपुट के कोऑर्डिनेट क्या थे y1 और λ1, ठीक है। तो ठीक है y2 इज इक्वल और λ2 तो आ गए। अब इधर क्या आने चाहिए हमारे, एक तो आना चाहिए y1, ठीक है, y1 तो आ गया, है ना, ये आपका λ1 बना होगा ना, हाँ λ1 ही है, ठीक है। अब इधर देखो λ2 इज इक्वल टू क्या है λ1 है, ठीक है। अब इसके यूँ लिख सकते हैं 0 y1
प्लस इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो मतलब आपकी 2 इक्वेशन आ गई ना भाई। हमने क्या बना दी, ये 2 इक्वेशन बना दी। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम एक साथ लिख के मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। देखो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई y2 इज इक्वल टू y1 प्लस डी अपॉन म्यू λ1, और एक आ गई आपकी λ2 इज इक्वल टू 0y1 प्लस λ1। ये 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। इन अबोव इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, देखो इधर क्या आएगा y2, इधर क्या आएगा λ2 इज इक्वल टू, अब इधर देखो कैसे इनकी मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। इधर जो है वो एज इट इज़, ठीक है, आ गई बात समझ में। इधर तो जो चीज़ है आपकी वो एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। इधर क्या है λ2 और y2, हमेशा ये लिखा जाता है। इधर कोई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, और इधर हमेशा क्या आता है, जो इनपुट के कोऑर्डिनेट, और इनपुट हमें पता है क्या है हमारी इनपुट, एक तो y1 है और एक λ1 है। अब ये कैसे लिखोगे, देखो इसके साथ जो एलिमेंट है, इसके साथ क्या है 1, तो ये यहाँ आएगा। इसके साथ जो एलिमेंट है वो क्या है d अपॉन म्यू, वो यहाँ आएगा। इसके साथ जो एलिमेंट है वो क्या है 0, वो यहाँ आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1, ठीक है। तो ये क्या बन गई आपकी मैट्रिक्स। तो ये क्या आई आपकी, ये क्या बन गई आपकी, ये क्या है आपकी आउटपुट मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है आपकी इनपुट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाएगी आपकी, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, ट्रांसलेशन पढ़ा है ना। रे का जस्ट क्या हुआ है, सिर्फ ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये क्या बन गई आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कैसी है, एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स टी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ये याद रखनी है हमेशा, 1 क्या आई डी अपॉन म्यू 0 और 1, ठीक है। जहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन द 2 पॉइंट्स पैरेलल टू द एक्सिस, और म्यू क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। हमेशा डिटर्मिनेंट जो होगा इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का, वो हमेशा कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है। डी और म्यू की वैल्यू एडजस्ट हो गई, कुछ ऐसी होगी कि जब आप इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो हमेशा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप कैसे लिख सकते हो, आउटपुट मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमेशा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इनटू इनपुट मैट्रिक्स। ये आगे यूज करेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसलेशन का इफेक्ट और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकालनी सीखी। तो इसके लिए हमने कोई एक रे ली जिसका सिर्फ क्या हो रहा था, ट्रांसलेशन हो रहा था। पी और क्यू 2 पॉइंट थे, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हमने पिछले सेक्शन में सीख लिए थे। तो हमने पी और क्यू के क्या निकाले, कोऑर्डिनेट निकाले, वहाँ से रिलेशन निकाला, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में कि आउटपुट का रिलेशन इनपुट के साथ, आउटपुट का रिलेशन इनपुट के साथ, दोनों कोऑर्डिनेट्स का, और फिर उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने क्या कर दी, एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। हमेशा देखो ये मत करना इधर y2 है तो इधर हमेशा आउटपुट के ही कोऑर्डिनेट रहेंगे, इधर y2 इधर λ2 ही रहेगा। हाँ ये ऊपर नीचे हो सकते हैं तो ये चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज, ठीक है। हमेशा इधर क्या रहेंगे आउटपुट के कोऑर्डिनेट, इधर किसकी फॉर्म में रहेंगे, हमेशा इनपुट ही रहेगी। y1 भी इनपुट का है, λ1 भी, ये भी इनपुट का, ये भी इनपुट का, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। इसको क्या नाम देते हो आप, इसकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था आपकी नेक्स्ट जो टॉपिक था वो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके।